रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। ओके, मैं रीशेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे मशीन ऑन कर दिया है। माय मशीन स्टार्टेड। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको रिफ्रेश करते हैं तो मेरा मशीन का स्टेटस रनिंग दिखा रहा है। अभी मैं इस मशीन को एक्सेस करता हूँ पब्लिक आईपी के थ्रू, आरडीपी के सेशन के थ्रू। सो पब्लिक आईपी मेरा है 20.75.235.169 and I'll give the password. अभी मशीन लॉन्च हो गया है। अभी इस मशीन पे कोई रोल नहीं है। मैं इस मशीन को वेब सर्वर बनाने वाला हूँ, यानी मैं वेब सर्वर का रोल इस पे डिप्लॉय करने वाला हूँ। अभी अगर मैं इस पब्लिक आईपी को ले लूँ, इस पब्लिक आईपी को ले लूँ और यहाँ पे एक्सेस करूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्सेस नहीं होगा, कुछ भी एक्सेस नहीं, एरर दे देगा। हम वेट करते हैं, देखते हैं। अभी मेरा वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल्ड नहीं है, या एरर दे देगा। मैं वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल करूंगा, फिर भी एरर दे देगा। वो देखेंगे हम क्यों दे देगा। तो अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। हम चलते हैं मशीन पे और मैं वेब सर्वर का रोल ऐड कर देता हूँ। ये मेरा लोकल सर्वर है, जो हमने कल देखा था, कॉन्फ़िगरेशन देखा था। मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन करूंगा मैं। नेक्स्ट, मैंने मेरा सर्वर नेम सिलेक्टेड है, उसका आईपी है 10.0.0.4 और मेरा सर्वर है विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर एडिशन। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। यहाँ पे मेरे पास वेब सर्वर का रोल है आईएस। हम वेब सर्वर को विंडोज सर्वर में आईएस बोलते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मैं ये रोल इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो बोल रहा है भाई आपको वेब सर्वर रोल इंस्टॉल करने के लिए ये एड ऑन फीचर्स लगेंगे। मैं बोलूंगा ऐड दी फीचर्स। सेलेक्ट हो गया मेरा रोल। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये जो वेब सर्वर का रोल है उसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। मैं इसमें अभी फिलहाल कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लिसिटली डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ भी नहीं कन्फिगर कर रहा हूँ। सिर्फ हम टेस्टिंग कर रहे हैं वेब सर्वर रोल इंस्टॉल करके। तो मुझे डिफॉल्ट सेटिंग्स चल जाएगा। मैं नेक्स्ट करूंगा और इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, मेरा इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गया। यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, यानी मेरा आईएस इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं आईएस इंस्टॉल्ड है। मैं इसको सब मैनेजर को मिनिमाइज करता हूँ। हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे। मैं रिमोटली कनेक्टेड हूँ इस मशीन पे, भी हम देख सकते हैं। मैं एज लॉन्च कर रहा हूँ।
मैं बोलूँगा स्टार्ट विदाउट सिंक, कन्फर्म एंड कंटिन्यू, स्टार्ट विदाउट गूगल डेटा, कन्फर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। ठीक है, मेरा ब्राउजर लॉन्च हो गया है। मैं इस पे टाइप करता हूँ लोकल होस्ट, यानी ये मेरे मशीन को, लोकल मशीन को ट्रिगर करेगा कोई इस पे वेब पेज लोडेड हो तो। हम देख सकते हैं कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी जो मेरा वेब सर्वर का रोल मैंने इंस्टॉल किया था, उसका डिफॉल्ट पेज लोड हो रहा है यहाँ पे, यानी मेरा आईएएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, मेरा वेब सर्वर रोल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अभी इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, पहले का तो एरर आ गया है, द टुक टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, अभी भी ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये वेब पेज, मेरा जो डिफॉल्ट वेब पेज है वो लोड नहीं होगा। रीजन है क्यों लोड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चलें, जो हमने कल देखा था ये डायग्राम, ठीक है, इसमें मेरा जो मशीन है जिसपे मैंने वेब आईएस का रोल इंस्टॉल किया है, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस 4 है, ठीक है, इस पे मैंने वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल किया। मैं लोकल मशीन पे चला रहा हूँ तो चल रहा है, लेकिन बाहर नहीं चल रहा है। यानी मैं मेरे मशीन पे बैठा हूँ, मेरे मशीन से, मेरे लैपटॉप से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ वाया इंटरनेट, ठीक है, ये मेरा इंटरनेट है। इंटरनेट से मैं इधर आ पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा पास पब्लिक आईपी है। इस मशीन को जो पब्लिक आईपी मिला है वो इधर असाइंड है, और वो मैप्ड है प्राइवेट आईपी पे 10.4 पे। तो ये मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रहा है, मुझे वेब सर्वर लोड करने क्यों नहीं दे रहा है? तो कल हमने ये कंपोनेंट पढ़ा था, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी में ये बेसिक फिल्टरिंग का काम करता है, यानी बेसिक फायरवॉल का काम करता है। अभी मैंने एनएसजी में या नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ एक ही पोर्ट अलाउ किया है, जो मेरा आरडीपी का है, यानी पोर्ट नंबर मैंने 3389 अलाउ किया है। तो आरडीपी पोर्ट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इस मशीन को, इसलिए मैं इस मशीन पे लैंड कर पा रहा हूँ। लेकिन इस मशीन का इनकमिंग रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 या 443 के लिए एनेबल्ड नहीं है। ठीक है, तो मुझे एनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे हम एनेबल करेंगे? हम चलेंगे मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे चलेंगे अज्योर में। ठीक है, ये मेरा वर्चुअल मशीन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे पास नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में नेटवर्क सेटिंग्स है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस है। और ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। नेटवर्क सिक्योरिटी का ग्रुप का नाम है डब्ल्यू सर्वर 01-NSG, ये मेरे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है। और मेरे पास इनबाउंड पोर्ट है और आउटबाउंड पोर्ट। आउटबाउंड यानी आउटबाउंड रिक्वेस्ट, वर्चुअल मशीन से जो रिक्वेस्ट बाहर जा रहा है। इनबाउंड मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर जो रिक्वेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट पोर्ट है जिसे मैं एडिट नहीं कर सकता, जिसे मैं एडिट, डिलीट, मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा, मैंने प्रायोरिटी नंबर 300 पे पोर्ट नंबर आरडीपी, सॉरी सर्विस आरडीपी पोर्ट नंबर 3389, प्रोटोकॉल मेरा टीसीपी पे, सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी परमिट किया है इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे। यानी मेरे मशीन का अगर प्राइवेट आईपी चेंज भी होता है तो कोई इशू नहीं है, पब्लिक आईपी चेंज होता है तो भी इशू नहीं है, और कोई भी मशीन से मेरा रिक्वेस्ट आ सकता है, सोर्स कोई भी हो सकता है। तो ये मैंने अलाउ करके रखा है, इसलिए मैं मेरे मशीन से आरडीपी कनेक्शंस ले पा रहा हूँ इस मशीन के लिए। ठीक है, इस डिफॉल्ट दूसरे रिक्वेस्ट में क्या है? प्रायोरिटी 65,000 प्रायोरिटी में अलाउ वीनेट इनबाउंड, कोई भी सर्विस, कोई भी पोर्ट नंबर, वर्चुअल नेटवर्क टू वर्चुअल नेटवर्क। यानी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, मैं इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जितनी भी मशीन्स बनाऊंगा वो इंटरनली प्राइवेट नेटवर्क पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, वो रिक्वेस्ट अलाउड है। उसके अलावा 65,001 अलाउ अज्योर लोड बैलेंसर इनबाउंड। अगर मैंने अज्योर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर किया है, यानी मैंने इस मशीन को पब्लिक आईपी नहीं दिया है, सिर्फ प्राइवेट आईपी दिया है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम अज्योर लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो अज्योर लोड बैलेंसर से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो अंदर परमिट की जानी चाहिए, कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी सर्विस। अज्योर लोड बैलेंसर सोर्स है और डेस्टिनेशन मेरा एनी है, वर्चुअल नेटवर्क है, अलाउड है। और डिनाई ऑल इनबाउंड, उसके अलावा सारी रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट डिनाइड है, बाय डिफॉल्ट डिनाइड है। यानी मुझे एक्सप्लिसिटली अलाउ करनी पड़ेगी, और 65,500
प्रायोरिटी से वो कम की होनी चाहिए। अगर 65,501 मैंने प्रायोरिटी दे दी तो वो ये रूल अप्लाई हो जाएगा, डिनाई वाला पहले अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पोर्ट रूल है, इस पे क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है इनबाउंड आउटबाउंड कौन सा रूल चाहिए आपको। मैं बोलूंगा इनबाउंड चाहिए, क्योंकि मुझे वर्चुअल मशीन पे रिक्वेस्ट इन करवानी है, बाहर नहीं भेजनी है, वर्चुअल मशीन पे आनी चाहिए। सोर्स कहीं से भी हो सकता है, सोर्स पोर्ट रेंज कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे सर्विस है मेरे पास, सर्विस सेलेक्ट कर लूंगा HTTP। तो बाय डिफॉल्ट वो कोई भी, अगर मैंने कस्टमाइज पोर्ट भी दिया 8080 दे दिया, 8089 दे दिया, 8085 दे दिया, 81 दे दिया, ठीक है, 81 मैं नहीं दे सकता, यहाँ 443 दे दिया, ठीक है, HTTP का 80 डिफॉल्ट या 8080 कस्टम पोर्ट। तो डेस्टिनेशन मेरा ये नहीं है, मैं एक्शन अलाउ कर रहा हूँ। प्रायोरिटी 310, यानी 65,500 से कम प्रायोरिटी होगी 310, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अभी इसको जनरली 30 सेकंड से 30 मिनट्स तक लग सकते हैं अप्लाई होने में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द लोड, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज रनिंग इन आवर एज़्योर अकाउंट। तो जनरली 5 मिनट में हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम 30 मिनट्स लग सकते हैं। अगर 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो हम माइक्रोसॉफ्ट को रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। एम आई ऑडिबल? या संतोष। अच्छा, ओके, सो नाउ आई रिफ्रेश हियर। तो मेरा यहाँ पे आ चुका है अलाउ एनी HTTP इनबाउंड रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा IIS लोड हो गया, यहाँ पे IIS लोड हो गया, यानी मैंने वेब सर्वर रोल डिप्लॉय किया और उसे एक्सेस करके देख लिया बाहर से। मैं वेब सर्वर का रोल डिप्लॉय करके उसको परमिट करवा दिया, भाई बाहर से अगर HTTP पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो एक्सेस होना चाहिए। अभी मैं डेवलपर को मशीन दे सकता हूँ, वो अपनी वेबसाइट लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम मेरे वर्चुअल मशीन पे चलते हैं, ओवरव्यू टैब पे। अगर ओवरव्यू टैब पे चले हैं तो इस मशीन पे मैं इस पर हाँ, ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस है जो ये मिला हुआ है। वर्चुअल नेटवर्क दिखा रहा है /सबनेट, यानी ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है। वर्चुअल नेटवर्क का नाम है मेरा wserver01-vnet/डिफॉल्ट, यानी मेरे सबनेट का नाम है डिफॉल्ट, सबनेट का नाम है डिफॉल्ट। तो जब भी हम वर्चुअल नेटवर्क ऑटोमेटिकली बनाते हैं या कभी भी बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सबनेट बनता है जिसका नाम डिफॉल्ट होता है। हम उसे रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ और कस्टमाइज नेम भी दे सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। DNS नेम मैंने कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया है। हेल्थ स्टेज नॉर्मल है। टाइम क्रिएटेड, ये मशीन कब क्रिएट हुआ था? ये मशीन 17 UTC टाइम पे क्रिएट हुआ है, और हम इंडिया में हम +5:30 में आगे चलते हैं। तो अगर मैंने कल मशीन क्रिएट किया है तो हो सकता है ये मेरे IST में ही क्रिएट हुआ हो, लेकिन UTC टाइम दोपहर के 3:30 बजे है। UTC टाइम 17/6 दोपहर के 3:30 बजे। इसके अलावा मेरे पास सब्सक्रिप्शन ID है। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन में बना है मशीन? सब्सक्रिप्शन है मेरा MSDN प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लोकेशन है ईस्ट US, स्टेटस है रनिंग, और रिसोर्स ग्रुप है मेरा, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है AZ104-2025, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है विंडोज है प्लेटफॉर्म, और ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर एडिशन। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है मेरी साइज की। मैंने क्या साइज दिया है? तो मेरे हिसाब से मैंने दिया है 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम का साइज। ये मेरे हिसाब से टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से ये साइज नहीं दिया है मैंने। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से मैंने दिया है स्टैंडर्ड B2S। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से जो साइज दिया है दैट इज स्टैंडर्ड B2S, यानी माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से ये 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम मशीन नहीं है, स्टैंडर्ड B2S मशीन है। स्टैंडर्ड B2S, तो ये स्टैंडर्ड B2S क्या है? तो ये स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड B ये सीरीज है, और उसमें 2S का उसका वर्जन है जिसमें 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम आता है। कॉन्फ़िगरेशन तो ये हम
हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे मुझे कौन से सीरीज में मशीन बनाना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन देना है? तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक लिंक दिया है हमको। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे चलूँ तो वी हैव वर्चुअल मशीन सीरीज अश्योर। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन सीरीज का एक लिंक है, मैं इस लिंक पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लिंक है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो ए सीरीज है, बी एस सीरीज है, डी सीरीज है, फिर मेरे पास ई सीरीज है, एफ सीरीज है, जी सीरीज है, एच सीरीज है, एल सीरीज है, एम सीरीज है, एम वी टू सीरीज है, एन सीरीज है। ठीक है, यानी ये सारी सीरीज दी हुई है। तो ये अगर हम देखें ध्यान से तो ये स्टार्ट होती है 1,000 रुपए पर मंथ, ये 300 रुपए पर मंथ, ये 3,500 रुपए पर मंथ। मैं अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बता रहा हूँ, ये 5,000 रुपए पर मंथ। तो मैंने जो B2S मशीन बनाई है ये 324 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होती है। लेकिन ये 324 वाला मशीन अभी मिलता नहीं है। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स आप ओएस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो, कौन सा कौन से लोकेशन पे डिप्लॉय कर रहे हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो ए सीरीज जो मशीन है वो एंट्री लेवल वीएम्स है जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए रिकमेंडेड की गई है, सिर्फ डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए। अगर आपको प्रोडिक्शन के लिए चाहिए तो आपको बी सीरीज में जाना पड़ेगा, जिसमें इकोनॉमिकल बर्स्टेबल वीएम्स मिलेगी आपको। अगर आपको जनरल पर्पस कंप्यूट चाहिए तो आपको डी सीरीज लेना पड़ेगा, जो रिकमेंडेड होता है। उसके अलावा ऑप्टिमाइज्ड फॉर इन मेमोरी एप्लीकेशन, मेमोरी को अच्छा एप्लीकेशन मिले, जैसे साप है, एसएपी हाना हो गया वगैरह। तो ये हमको 2 से 64 वर्चुअल सीपीयू प्लस 16 से 450 432 GB रैम तक की मशीन्स मिलती है ई सीरीज की, ऑप्टिमाइज्ड फॉर इन मेमोरी एप्लीकेशंस। उसके अलावा हमारे पास एफ सीरीज है, अगेन कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन्स है। 2 GB एंड रैम से स्टार्ट होती है ये मशीन्स। दे आर इक्विप्ड विद 2 GB रैम एंड 16 GB ऑफ लोकल एसएसडी हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, और ये जो है इंटेल Xeon प्लैटिनम 8168 स्काईलेक प्रोसेसर पे बेस्ड होती है। उसके अलावा जी सीरीज मशीन्स है जो मेमोरी एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज रहती हैं। जैसे एसक्यूएल वगैरह मुझे चलाना है, डेटाबेस चलाना है, तो रिकमेंडेड है कि आप जी सीरीज मशीन्स लो। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए आपको, जैसे आपको एनालिसिस करना है, कुछ डायनामिक्स करना है, मतलब प्रोसेसिंग करना है डेटा का हाई लेवल पे, जैसे वेदर स्ट्रीमिंग हो गया, क्वांटम हो गया कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आप रिकमेंडेड है एच सीरीज। उसके अलावा आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज चाहिए। ठीक है, मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। आपका मेमोरी लोड कम रहेगा लेकिन स्टोरेज ज्यादा रहेगा, तो एल एस सीरीज रिकमेंडेड है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज वर्चुअल मशीन्स। फिर मेमोरी ऑप्टिमाइज वर्चुअल मशीन्स एसएपी हाना के लिए एक्सप्लिसिटली आपका डेडिकेटेड वर्कलोड चाहिए तो आपको एम सीरीज, MV2 सीरीज अगेन सेम पर्पस के लिए। आपको जीपीयू एनेबल्ड वर्चुअल मशीन चाहिए तो एन सीरीज है हमारे पास। तो ये सारे सीरीज दिए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हमको एक प्राइसिंग कैलकुलेटर भी देता है कि आप अगर श्योर नहीं हो आपको क्या सर्विसेज चाहिए, तो आप एक कॉस्टिंग निकाल सकते हो कि आपको टेंटेटिव बजट क्या पड़ेगा रेस्पेक्टिव सर्विस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर गूगल पे जाऊं फिर से, चलिए अजूर प्राइसिंग कैलकुलेटर पे, ये मेरा अजूर का प्राइसिंग कैलकुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये ब्लैंक दिखा रहा है, अभी मैंने कोई सर्विस ऐड नहीं की है। यहाँ पे अगेन मेरी कैटेगरीज डिफाइंड है, मैं यहाँ से सर्विसेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे वर्चुअल मशीन का प्राइसिंग देखना है। ठीक है, तो मैंने वर्चुअल मशीन डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, अभी वर्चुअल मशीन डाल दिया तो यहाँ पे मेरे पास $137 आ रहा है। कौन सा मशीन का? ECUS में विंडोज है और डी सीरीज का है, जिसमें 2 वर्चुअल CPU, 8 GB रैम है, 50 GB टेम्पररी स्टोरेज है, यानी 0.188 पर आवर का कॉस्ट आ रहा है। अभी ये यहाँ पे दिखा रहा है 137 पर मंथ, $137 पर मंथ। अभी यही मुझे US डॉलर्स में नहीं चाहिए, INR में चाहिए प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे इंडियन रुपीस कर दूंगा। ये दिखा रहे हैं आपको अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। ठीक है,
इसमें अगर मैंने कोई हार्ड डिस्क नहीं गिना है, कोई स्टोरेज ट्रांजेक्शन नहीं गिना है, कोई बैंडविड्थ नहीं गिना है, ठीक है, और मैंने पे एज यू गो मॉडल गिना है, पे एज यू गो मॉडल, ठीक है। अभी इसमें मैंने ओएस विंडोज लाइसेंस इंक्लूडेड गिना है, यानी मुझे अज्योर से लाइसेंस चाहिए। अगर मैं अज्योर हाइब्रिड बेनिफिट लेने जाऊंगा तो ये सीधा 6,000 रुपया हो गया, यानी जो मेरा 12,000 का कॉस्ट था वो 50% हो गया। अगर मेरे पास खुद का लाइसेंस है तो, खुद का लाइसेंस नहीं है तो मैं जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट के पास ही जाऊंगा। अभी यहाँ पे जो लाइसेंस इंक्लूडेड है वो मेरा डेटा सेंटर का इंक्लूडेड है, ठीक है, डेटा सेंटर का लाइसेंस आएगा मेरा। तो डेटा सेंटर का अगर मैं अलग से लाइसेंस लेने जाता हूं तो जिसकी कॉस्ट आती है तकरीबन 3 लाख रुपए, वो भी 2 कोर प्रोसेसर की। यहाँ पे मैं 2 कोर का ही लाइसेंस गिन रहा हूँ, ठीक है, 2 वर्चुअल सीपीयू, तो मेरा उसका कॉस्ट आता है 3 लाख रुपए। अगर मेरा 4 कोर प्रोसेसर है तो मुझे 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, यानी 6 लाख हो जाएगा। प्लस वो उसके साथ जो मुझे सॉफ्टवेयर सपोर्ट आएगा वो 1 साल के लिए आएगा, 1 साल के बाद फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स अगर मैं कॉस्ट कंपेयर करता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम जाके गिरेगा, ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि मैं अभी समझो एक लाइसेंस भी ले रहा हूँ और मुझे 50% डिस्काउंट पड़ रहा है, यानी मेरा 6,000 का कॉस्ट है और 5,700 बच रहे हैं पर मंथ, ठीक है, मैं 6,000 पर मंथ भी बच रहे हैं। 1 साल का कितना हुआ, 60,000 हुआ मेरा। 60,000 1 साल का हुआ, सॉरी 70,000 1 साल का हुआ। 70,000 मेरा 1 साल का, यानी मेरा अगर मैं 5 साल का गिनूँ तो 3.5 लाख रुपया बचेगा, 3.5 लाख रुपए का। और अगर मैं अलग से विंडोज का लाइसेंस लेता हूँ, विंडोज सर्वर डेटा सेंटर एडिशन का, तो 3 लाख रुपए का लाइसेंस आएगा। प्लस मुझे आने वाले 4 साल के लिए उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट रिन्यू भी करना है। तो डाउन द लाइन में 5 साल का कंपेरिजन करूँ तो मुझे लाइसेंसिंग का कॉस्ट वन एंड द सेम पड़ रहा है। उसके अलावा अगर मैं वीएम का कॉस्ट देखूं और मैं अपना खुद का डेटा सेंटर बना के उसमें वर्चुअल मशीन बनाऊं, सारा लाइसेंसिंग लेके अंडर, मैंने फिजिकल बॉक्स ले लिया, सर्वर का नेटवर्क ले लिया, इक्विपमेंट्स ले लिया, नेटवर्किंग का कूलिंग ले लिया, डेटा सेंटर स्पेस ले लिया, तो डाउन द लाइन वो मुझे महंगा ही पड़ेगा, ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर मैं पे एज यू गो मॉडल में जा रहा हूँ तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है भाई मैं लॉन्ग टर्म अजूर के साथ कमिटमेंट करूंगा, मेरा सर्वर ये जो है आने वाले 5 साल तक मुझे रखना है, मैं उसको डाउन नहीं कर सकता, तो मैं वो सर्वर उस अजूर को बोल सकता हूँ मैं भाई एक 1 ईयर सेविंग प्लान दे दे मुझे, जिसमें 31% तक मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मेरा पेमेंट टर्म मंथली होगा, अगर मैं अपफ्रंट दे देता हूँ 1 साल का पैसा तो पर मंथ 9,800 हो गया, जो 11,700 था 9,800 हो गया। अगर मैं मंथली पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मंथली पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरा मंथली कॉस्ट आएगा, ये अपफ्रंट कॉस्ट आएगा। और अगर मैं मंथली में जा रहा हूँ तो मुझे पर मंथ इतना ही देना है, ठीक है। यानी अगर मैं अपफ्रंट कॉस्ट दे रहा हूँ 1 साल के लिए तो मुझे अभी 50,000 दे देने हैं, फिर हर महीने 5,700 देने हैं। अगर मैं 3 साल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो 3 साल के लिए मुझे अपफ्रंट 1 लाख दे देना है और पर मंथ फिर 5,700 देना है। और अगर मैं मंथली जा रहा हूँ तो इसमें मुझे 8,500 रुपये पर मंथ गिरेगा 3 साल तक। मैं 3 साल का कमिटमेंट दे रहा हूँ भाई, मैं 3 साल से पहले हट माइग्रेट नहीं करूंगा, यहाँ हटाऊंगा नहीं मशीन। उसके अलावा रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कैसा होता है, रिड्यूस कॉस्ट ऑन सिलेक्ट अज्योर सर्विसेज बाय फोरकास्टिंग योर रिसोर्स नीड्स एंड पेइंग फॉर देम इन एडवांस। अगर मैं रिजर्वेशन ले लेता हूँ भाई, मैं एडवांस देने के लिए रेडी हूँ, 1 साल रिजर्व कर दिया मैंने, और मैं बोलता हूँ अपफ्रंट दे देता हूँ, तो इसमें और मेरा 7-8 हज़ार रुपये कम हो गया, ठीक है। यानी इधर 31% डिस्काउंट है, 40%। अभी ये जो हम कॉस्ट देख रहे हैं ये एक एस्टीमेट है, एक एस्टीमेट है, ठीक है, ये एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट बिल्ड जो होगी वो अलग होगी। क्यों अलग होगी, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जब हमारी कॉस्ट बिल होती है वर्चुअल मशीन की, स्पेसिफिकली पब्लिक आईपी की पर आवर की बिलिंग होती है, लेकिन जो मेरी वर्चुअल मशीन की कॉस्ट बिलिंग होती है, अगर मैंने 31 मिनट्स के लिए मशीन यूज किया है तो 31 मिनट्स का ही मुझे पैसा लगेगा, पूरे 1 आवर का भी, पूरे 60 मिनट्स का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन पब्लिक आईपी है या स्टोरेज है तो उसका पूरा पैसा लगेगा पर आवर के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन वर्चुअल मशीन में मेरा पर मिनट के हिसाब से पैसा लगता है। तो ये टेंटेटिव कॉस्ट है। अगर मैं समझो चीजें चेंज कर देता हूँ भाई, टाइप मैंने यूबुंटू ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज लिया था, यहाँ पे ओएस ओनली लिया था मैंने, लेकिन एसक्यूएल सर्वर के साथ चाहिए तो मेरा कॉस्ट बदल जाएगा, बेसिक चाहिए अलग, तो मैं अलग अलग कैटेगरीज जो ले सकता हूँ वो मैं देखो, अभी मैंने यहाँ पे D2 सीरीज लिया है, अगर मुझे D2 सीरीज नहीं चाहिए
मुझे और कॉस्ट सस्ती करनी है तो मैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अभी मैंने जो लिया था T2 सीरीज है जो 12,000 रुपये पर आवर का कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टू वर्चुअल सॉरी 1 कोर प्रोसेसर 2 GB रैम का भी मशीन है। ठीक है, जो 6,900 में आ रहा है। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट और कम हो जा रहा है। तो मेरे यूसेज के हिसाब से मेरा कॉस्ट डिफाइन होगा। उसके अलावा द मोर आई यूज द मोर आई गेट बेनिफिट। समझो, अभी ये तो मेरा एक मशीन है। अभी मैं अजूर को बोलता हूँ भाई मेरे को 100 वर्चुअल मशीन चाहिए 3 साल में, तो वो मुझे और डिस्काउंट करके दे देगा। तो जितना मेरा कमिटमेंट ज़्यादा रहेगा उतना मेरा कॉस्टिंग बेनिफिट होगा। इसमें सपोर्ट मेरा इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, कौन सा सपोर्ट इंक्लूडेड रहता है? तो अगर हम देखें तो बेसिक सपोर्ट इंक्लूडेड रहता है। बेसिक सपोर्ट इज इंक्लूडेड फॉर कंपनीज और इंडिविजुअल्स यूजिंग अज्योर इन अ नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और फॉर ट्रायल डिवेल्यूशन। अगर मुझे बिजनेस के लिए सपोर्ट चाहिए तो मुझे अलग से बाय करना पड़ेगा। इसमें अगर मैं स्टैंडर्ड सपोर्ट लेता हूँ तो मेरा हर महीने का 8,500 रुपये का सपोर्ट है। ठीक है, हर महीने का 8,500। स्टैंडर्ड सपोर्ट इज फॉर स्मॉल और मिड साइज कंपनीज विद मिनिमल बिजनेस क्रिटिकल डिपेंडेंसीज ऑन एज्योर। और इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ये 8 to 5 में ही सपोर्ट मिलेगा या 9 to 6 में ही या 8 to 6 में ही, ऐसा उसका कुछ जो पैरामीटर होता है वो डिफाइन होगा। ठीक है, उसके अलावा अभी मैं यहाँ पे समझो मुझे मैनेज डिस्क भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैनेज डिस्क बोल सकता हूँ भाई मुझे एक डिस्क हार्ड डिस्क चाहिए 1 TB का। ठीक है, मुझे एक हार्ड डिस्क भी चाहिए, तो उसका पर मंथ मुझे 3,500 रुपये अलग से लगेगा। ये मेरा डेटा डिस्क का आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे उसमें स्नैपशॉट्स भी लेने हैं तो कितने स्नैपशॉट्स लेने हैं बैकअप के लिए, तो उसका कॉस्ट मुझे अलग से लगेगा। मुझे स्टोरेज ट्रांजेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। 10,000 ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री रहेंगे। 10,000 ट्रांजेक्शन पर मंथ के बाद वो मुझे उतना उसका एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, उसके अलावा बैंडविथ, तो बैंडविथ इंटर रीजन मुझे फ्री मिलती है। ठीक है, आउटबाउंड बैंडविथ मुझे 5 GB फ्री मिलती है। 5 GB से ज़्यादा रहेगी तो उसका मुझे अलग से पैसा देना है। ठीक है, बैंडविथ में या स्टोरेज ट्रांजेक्शन्स पे AWS महंगा पड़ता है, अज्योर सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग कैलकुलेटर भी हम यूज करते हैं, कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं वापस हमारे एनवायरनमेंट पे। तो यहाँ पे हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी। इस वर्चुअल मशीन को मैं पावर ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। मैं अभी हम क्या करेंगे, हम लिनक्स की मशीन डिप्लॉय करेंगे। मैं एक लिनक्स की मशीन डिप्लॉय करूंगा, इसको पावर ऑफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चलेंगे क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। मैं रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा, मेरा AZ104 है। वर्चुअल मशीन का मैं नाम देता हूँ लाइनक्स सर्वर 01। ईस्ट यूएस में ही हमने बनाया था, ईस्ट यूएस में रहने देता हूँ मैं। अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल। स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चाहिए। अभी इमेज मुझे विंडोज सर्वर की नहीं चाहिए, लाइनक्स की चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपकी इमेज लिस्टेड नहीं है, आप सी ऑल इमेजेस करके भी फाइंड कर सकते हो। मैं यूबुंटू सर्वर ले लूंगा 24 LTS लॉन्ग टर्म सर्विस। ठीक है, मैंने यूबुंटू ले लिया है। साइज मैं सेम रहने देता हूँ, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास दो ऑथेंटिकेशन टाइप है। जो मेरा विंडोज में आ रहा था वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन था, लेकिन लिनक्स में हमको जनरली दो टाइप ऑफ क्या ऑथेंटिकेशन मिलते हैं। एक SSH बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट का पाथ देना होता है, और एक पासवर्ड बेस्ड मिलता है। तो आज हम पासवर्ड बेस्ड देखेंगे, कल हम SSH वाला मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दे दूंगा। यूजर नेम मैं SPI एडमिन ही दे देता हूँ। पासवर्ड दे दिया है मैंने। अभी मेरा SSH है, ये मैं पासवर्ड से भी एक्सेस करूंगा मेरा लिनक्स मशीन रिमोटली, तो SSH के थ्रू एक्सेस होगा। RDP के थ्रू एक्सेस नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट उसने SSH को अलाउ कर दिया, अलाउ इनबाउंड पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे RDP का पोर्ट भी नहीं दे रहा है अगर हम देखें तो। और अभी मैं यहाँ पे HTTP अलाउ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, HTTP अलाउ नहीं कर रहा हूँ। हम चलेंगे डिस्क पे। अगेन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड SSD दे देता हूँ। OS डिस्क में मैं स्टैंडर्ड डिस्क नहीं दे रहा हूँ, तो मैं इसको प्रीमियम डिस्क ही दे रहा हूँ, प्रीमियम सपोर्ट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड SSD में मुझे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, मैं प्रीमियम लेने देता हूँ। नेटवर्किंग पे चलेंगे हम।
अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा वर्चुअल नेटवर्क कल वाला ही आ गया है, ये मेरा नया वर्चुअल नेटवर्क नहीं बना रहा है। डब्ल्यू सर्वर 01 का ही वर्चुअल नेटवर्क आ गया। क्यों ये वर्चुअल नेटवर्क आ गया? क्यों? क्योंकि जब मैं कोई रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ और उस लोकेशन पे जब पहला वर्चुअल नेटवर्क बनता है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे जो भी वर्चुअल मशीन्स में बनाऊंगा या डिप्लॉय करूंगा वो उसी वर्चुअल नेटवर्क में जाके बाय डिफॉल्ट बैठेंगे। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये वर्चुअल नेटवर्क नहीं चाहिए, तो मैं नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं कोई भी रीजन में 50 वर्चुअल नेटवर्क तक बना सकता हूँ, 50 वर्चुअल नेटवर्क्स बना सकता हूँ, और इसका कोई पैसा नहीं लगता है मुझे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। पब्लिक आईपी का पैसा लगता है, निक का पैसा नहीं लगता है। पब्लिक आईपी का लगता है, निक का भी पैसा नहीं है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का भी पैसा नहीं है, और वर्चुअल नेटवर्क का भी पैसा नहीं लगता है मुझे। ठीक है, तो मैं यही रहने देता हूँ, सबनेट में यही रहने देता हूँ। पब्लिक आईपी ये बना रहा है लाइनक्स S01 सर्वर 01 का, और इनबाउंड पोर्ट SSH ओपन है। मैं डिलीट पब्लिक आईपी एंड निक व्हेन वीएमएस डिलीटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोड बैलेंसिंग ऑप्शन नन कर दिया है मैंने। मैनेजमेंट पे चलेंगे, ऑटो पावर ऑफ कर देता हूँ मैं मशीन IST टाइमिंग्स में +5:30। मैं यहाँ पे नाम टाइम दे देता हूँ 21:10 का, यानी 9:10 IST टाइमिंग पे मशीन पावर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मॉनिटरिंग पे चलते हैं हम। बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम रिव्यू प्लस क्रिएट पे आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। तो ये वैलिडेशन परफॉर्म करा है, वैलिडेशन हो गया, यानी नाउ आई कैन क्रिएट दी वर्चुअल मशीन। तो मेरा ये मशीन पड़ रहा है ₹3.5 पर आवर के हिसाब से, एक्सक्लूडिंग दी पब्लिक आईपी एड्रेस। ये मशीन डिप्लॉय होने देते हैं। संतोष, एक क्वेरी थी। अगर हेलो, यस यस यस। सपोज आपके पास अभी तो ये है, अभी जैसे कि मेरा आईडी क्रिएशन होगा, तो मैं जितने चाहे इतने ये वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ, या पर्टिकुलर कुछ टाइम मीन्स होगा पर्टिकुलर? देखो, लिमिटेशन बाय डिफॉल्ट होता है हर अकाउंट में, लेकिन वो आप लिमिटेशन इंक्रीज करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हमारे लैब तक वो मत करवाओ, आपके फ्री अकाउंट में वो कभी नहीं करवाने का। अगर बाय चांस आपने करवा दी और मशीन स्पिन अप कर दी और आपका जो 10,000 का माइक्रोसॉफ्ट ने 1 मंथ का लिमिट दिया है उससे पार हो गया, तो वो क्रेडिट कार्ड पे हिट हो जाएगा। ओके। वो पैसा आपके क्रेडिट कार्ड पे हिट हो जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। आप क्रेडिट कार्ड निकाल भी दोगे, बंद भी करवा दोगे, तो भी वो पैसा आपको देना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? जैसे भी अभी जैसे कि मैंने कुछ, आपने मुझे की पता है ये, और मुझे ये वापिस से मुझे करना है सपोज। हाँ, तो आप लैब खत्म हो गया उसी वक्त मशीन डिलीट कर दो। मीन्स डिलीट कर देना है? सॉरी। मशीन मशीन को डिलीट कर देना है? हाँ, आपका मशीन का यूसेज नहीं है। ठीक है, मशीन हम रखते क्यों है? मुझे कल मशीन चाहिए। ठीक है, तो हम रेयर केस में ही नेक्स्ट डे के लिए मशीन रखेंगे। आपका लैब खत्म हो गया, उसकी मशीन की कल जरूरत नहीं है, तो डिलीट कर दो। नहीं, और अगर उस पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है तो हमको 5 मिनट लगेंगे मशीन बनाने में। हम रेयर केस में ही मशीन को 2 दिन 3 दिन के लिए रखेंगे, और वो भी जरूरत नहीं तो पावर ऑफ करके ही रखेंगे, उसे ऑन नहीं रखना है। ऑन रखोगे, जैसे अभी समझो मैंने ऑटो शट डाउन नहीं किया और मैं भूल गया शट डाउन करना 9:15 बजे के बाद, मैंने सिस्टम ऑफ कर दिया,
तो मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा लग जाना है। ओके, तो मीन्स मेरे कितना अकाउंट पे हवा? पैसा लगेगा ही, मैं यूज करूँ कि सपोज, नहीं करूँ। ओके, सो सपोज मैंने अभी, जैसे कि मैंने अभी आईडी क्रिएशन किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कितने हवर्स तक का उसमें परमिशन देता है प्रैक्टिस करने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट आवर्स के बेसिस पे नहीं देता है, आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ओके। आपको ट्रायल अकाउंट देगा। ठीक है, वो मैं ट्रायल अकाउंट की लिमिटेशंस की मैं कल बात करूंगा। ठीक है, लिमिटेशंस जो है ट्रायल अकाउंट के लिए, दैट इज आपको जिस दिन समझो आज रात को अभी 8 बजे एक्टिवेट किया आपने अकाउंट, तो ओके। वो आज का पूरा दिन ही गिनेगा। यानी आपका ओके। अकाउंट आते महीने के 17 तारीख तक वैलिड होगा। अगर ओके। 31 का महीना है तो 16 तारीख तक वैलिड होगा। ठीक है, ओके। यानी आपको 29 डेज ही गिन के चलने का। और उसमें आपको अप्रोक्स $200 मिलता है, अप्रोक्स या $150, मतलब 10 से 12 हज़ार रुपए का बैलेंस मिलता है। जैसे आप ये मशीन बनाओगे तो उसका जो मुझे 2,500 रुपए का कॉस्ट दिखा है पर आवर का, इस हिसाब से कॉस्ट, अगर आपने वो 5 घंटे मशीन रखा है तो 5 घंटे का उतना पैसा आपके बैलेंस में से कम हो जाएगा। ओके। ठीक है, आपको बैलेंस डाल के दे देगा, भाई मैं ये देखो प्रीपेड बैलेंस दे देता हूँ 10-12 हज़ार रुपए का। अभी आप जो भी सर्विसेज यूज करोगे वो उस बैलेंस में से लेस होती जाएगी। लेकिन वो जो आपको यूसेज दिखाएगा वो 24 आवर्स पहले का दिखाएगा, मतलब आज का यूसेज मुझे कल दिखाएगा। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है भाई मेरा तो 12 हज़ार का बैलेंस था, मैंने 11 हज़ार यूज कर लिया है, और मैं कल भी और यूज कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आज अगर आपने 2,000 रुपए का बैलेंस यूज कर लिया, आज आपको दिखा रहा है 11 हज़ार का, 12 हज़ार का बैलेंस था, 11 हज़ार आपने यूज कर लिया, तो 11 हज़ार जो यूसेज दिखाएगा वो कल का दिखाएगा, कल तक का। आज जो यूज करोगे समझो अगर वो 12 हज़ार के अंदर हो रहा है टोटल, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो समझो आज का आपका यूसेज है 2,500 रुपए का, और कल तक का था 11 हज़ार रुपए, यानी 11 + 2,500 कितना हुआ, 13,500 हो गया। तो जो 1,500 रुपए का डिफरेंस है वो आपको भरना पड़ेगा। समझ में आया? ओके। तो हमको हमेशा मॉनिटर रखना पड़ेगा भाई मेरा कितना यूसेज हो रहा है। जैसे अभी अभी मैंने ये रिसोर्स बना लिया, अभी मैं होम पेज पे जा रहा हूँ और मुझे मेरा यूसेज देखना है। ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा बिलिंग पे, यूसेज प्लस चार्जेस। ओके, इनवॉइसेस पे जा रहा हूँ। ये कॉस्ट मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है, हमको सारे कॉस्ट इसमें दिखते हैं, अभी इन्होंने चेंज कर दिया है। सी एस प्रो पे क्यों दिखा रहा है? ओके, एक मिनट।
देखो ये मेरा यूसेज बता रहा है, ठीक है, ये मेरा यूसेज बता रहा है। फोरकास्ट दिखा रहा है मेरा आने वाला 6,000 रुपये का बिलिंग होगा। अभी तक का मेरा कॉस्ट हो चुका है 3200 रुपये का। ये पर डे के हिसाब से दिखा रहा है, पर डे का मेरा एवरेज 200 रुपये का बिलिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ज्यादा होगा 17 तारीख से। ये मेरा 17 तारीख का दिखा रहा है, आज का देखोगे तो नहीं दिखा रहा है अभी 18 का। ये 24 आवर्स पहले तक का दिखाएगा। अभी देखो इसमें मेरा सर्विस के हिसाब से भाई वर्चुअल मशीन कितना यूज कर रहा है, स्टोरेज कितना यूज कर रहा है, वर्चुअल नेटवर्क यूज कितना कर रहा है। अभी वर्चुअल नेटवर्क में मेरा पब्लिक आईपी भी यूज आ गया। बैंडविड्थ कितना है मेरा यूसेज। ठीक है, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप के हिसाब से आ गया। तो ये कौन सा मेरा, ये देखो ये जो हमने कल रिसोर्स ग्रुप बनाया है, ये उसका यूसेज दिखा रहा है 12 रुपए। मैंने सिर्फ 2 घंटा मशीन चलाया है, 2 घंटा मशीन चलाया, 2 घंटा, हाँ 2 घंटा भी नहीं, मुश्किल से 1 घंटा सवा घंटा मशीन चलाया है, उसका 12 रुपए कल का यूसेज दिखा रहा है। ये पब्लिक आईपी और स्टोरेज के साथ है। ठीक है, अभी एशिया का मेरा कॉस्ट कितना है, ये मेरा लोकेशन वाइज दिखा रहा है। ठीक है, उस ये तो इस तरह हमारा यूसेज दिखेगा। तो जब भी आपको बैलेंस मिलेगा, बैलेंस में से ये डिडक्ट होता जाएगा। जब तक आप पे एज यू गो में नहीं कन्वर्ट कर देते। पे एज यू गो आप ट्रायल के बाद कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें अगेन कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे, मतलब सेम, एज सिंपल एज लैंग्वेज में मैं बात करूं कि आपने कोई घर किराए पे लिया। ठीक है, आपने कोई दुकान या घर किराए पे लिया। ठीक है, अभी आपने बोला भाई मैं, वो बोलेगा भाई समझो मैं हर महीने 10,000 किराया लूंगा। ठीक है, अभी आप यूज कर रहे हो नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने 2 महीने यूज किया, 2 महीने का किराया दिया, और फिर चले गए ऑस्ट्रेलिया। भाई मेरे को तो अच्छी जॉब मिल गई, मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया रहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी लड़की है इंडियन, मैं उससे शादी कर लूंगा, ऑस्ट्रेलिया रहूंगा। लेकिन आपने तो ओनर को सरेंडर किया नहीं घर, आपका तो फिर भी रेंट चालू रहेगा। आप उसे यूज करो कि नहीं यूज करो, और जो भी रेंट अक्रू होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एज पर दी लीगल कंप्लायंस पॉलिसी। क्लियर है? यस संतोष, क्लियर। मीन्स जो भी प्रैक्टिस करना है मुझे, हम्म। जितना भी प्रैक्टिस करना है मशीन, उतने टाइम करूंगा, उसके बाद सडनली उसको डिलीट डिलीट कर कर दो, देने या का। पावर ऑफ तो कंपलसरी करनी है। पावर ऑफ तो कंपलसरी करनी है, अगर पावर ऑफ नहीं किया तो सोने पे सुहागा। तो पता चला कि कोर्स पर 10,000 का बिलिंग आया 25-30 हजार रुपए का। हाँ, तो इसलिए हमको मॉनिटर करते रहने का। अभी हमने कैसे मॉनिटरिंग किया, भाई इतना कॉस्ट लग रहा है मेरा। ठीक है, मेरा 18 तारीख हो गया, मेरा 1 तारीख को बिल जनरेट होगा, तो 1 तारीख तक मेरा इतना यूसेज आएगा। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है भाई मेरा कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अभी मैं जो फीस चार्ज कर रहा हूँ, मुझे भी तो बिल कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो मैं तो कॉस्ट अपने जेब से ही भर रहा हूँ, मैं तो अलग अलग स्टूडेंट से थोड़ी अलग अलग कॉस्ट लूंगा। तो दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, यस। तो मुझे हर आर, मैंने कल जैसे मशीन बंद कर दिया, ठीक है, अभी भी मैंने दिखाया वेब सर्वर डिप्लॉय किया विंडोज सर्वर पे, उसके बाद मैंने मशीन बंद कर दिया, डीएलोकेट हो चुका है। यानी जैसे ही वो डीएलोकेट होगा, मेरा कम से कम वर्चुअल मशीन का प्राइस लगना बंद हो जाएगा, पब्लिक आईपी का लगेगा। ठीक है, अभी हम लिनक्स के मशीन पे आते हैं, तो लिनक्स के मशीन पे मेरी डिप्लॉय हो चुकी है, ये मेरा पब्लिक आईपी है, तो मैं लिनक्स के मशीन को कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं डायरेक्टली विंडोज के मशीन से भी कनेक्ट कर सकता हूँ इस मशीन पे। मैं क्या करूँगा, चला जाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें मैं टाइप करूंगा SSH, फिर SP एडमिन जो मेरा यूजर नेम था @ जो मेरी पब्लिक आईपी है, एंटर करूंगा। तो बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, मैं बोलूंगा यस। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ, और मैं मेरे मशीन पे लॉग इन हो जाऊंगा। मैं मशीन पे लॉग इन हो गया। अगर देखोगे ध्यान से, तो ये मेरा यूजर नेम @machine नेम, मैं मशीन पे लॉग इन हो गया हूँ। मैं मशीन पे लॉग इन हो गया हूँ, मेरे मशीन का आईपी एड्रेस है 10.0.0.5। कल वाले मशीन का 4 था, इसका 5 है। अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम टाइप करूँ, तो मुझे दिखा रहा है मैं लिनक्स S01 मशीन पे हूँ, सर्वर 01 मशीन पे, लाइनक्स सर्वर 01 मशीन पे हूँ।
ठीक है, एक तो मैं विंडोज से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास पुटी सॉफ्टवेयर आता है, पुटी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरे मशीन पे ऑलरेडी पुटी इंस्टॉल्ड है, मैं पुटी को लॉन्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर SSH का 22 है। अपीरियंस में मैं चला जा रहा हूँ ताकि फॉन्ट्स थोड़े अच्छे हो जाएं, आपको आप भी फॉन्ट्स को अच्छे से देख पाओ। ठीक है, एंड मैं कनेक्शन ओपन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम मेरा SP एडमिन है। पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और मैं मशीन पे लॉग इन हो गया हूँ। ठीक है, अभी इसी तरह मैं इस मशीन पे भी वेब सर्वर डिप्लॉय करता हूँ। तो मैं टाइप करूंगा, पहले तो मुझे वेब सर्वर डिप्लॉय करने से पहले मुझे डालना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा इस मशीन को। तो मैं बोलूंगा sudo apt अपडेट। ये अपडेट हो रहा है मेरा मशीन लाइनक्स का अपडेट हो गया। 21 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, रन apt लिस्ट अपग्रेडेबल। ठीक है, अभी अपडेट हुआ है तो अभी मैं इसको अपग्रेड भी कर देता हूँ, sudo apt अपग्रेड। यस। संतोष, हाँ, ये अपग्रेड अपडेट करना जरूरी होगा? अगर आप लिनक्स मशीन पे बिना अपग्रेड किए या अपडेट किए कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो इसमें चैलेंजेस आते हैं, ओके, बाइनरीज मिसकम्पैटिबल हो जाती है। सो जब भी जैसे कि अभी ऐसा नहीं है कि एज अ बेसिक क्वेश्चन के तौर पे ये हम्म। मुझे, अगर बाई चांस मैं कल उठ के मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये लिनक्स मशीन पे काम करना हुआ, तो मुझे पहले हम्म। अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड भी करना पड़ेगा? देखो, ये मशीन मैं क्यों अपडेट या अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मशीन मैंने डिप्लॉय किया है अभी। ठीक है, तो इस पे जो भी पैचेस होंगे, वो जो भी मुझे इमेज माइक्रोसॉफ्ट में दिया है वो हो सकता है 6 महीने पुराना हो, 8 महीने पुराना हो, साल भर पुराना इमेज हो। अगर हम वर्जन की देखें तो ये 24 का वर्जन था, 24 वर्जन है यूबुंटू का, जो पिछले साल रिलीज हुआ है। तो जब ये इमेज रिलीज हुआ है, उससे लेके आज तक इसमें जो भी अपडेट्स है वो मिसिंग है। ठीक है, तो एज पर दी बेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी, आप चाहे विंडोज मशीन हो या लिनक्स मशीन हो, आप कुछ भी नया डिप्लॉय कर रहे हो तो इट इज रिकमेंडेड कि आप पहले उस मशीन को अपडेट और अपग्रेड कर लो एज पर दी रीसेंट करंट पैचेस। वही मैंने किया, क्योंकि मैं जो ओके। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा नया, वो तो आज के डेट के हिसाब से है। करेक्ट। तो या जब वो लिनक्स की बाइनरीज चेक करेगा या यूबुंटू की बाइनरीज चेक करेगा, तो वो आज के डेट के हिसाब से चेक करेगा, 1 साल पहले के हिसाब से चेक नहीं करेगा। तो जब मैं इंस्टॉल करने जाऊंगा तो वो खुद ही बोल देगा, भाई आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा फिर मुझे इंस्टॉल करो। वो उसी वक्त बोल देगा अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। गॉट इट। ओके। ठीक है, अभी मेरा इस पे अपडेट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल करूंगा। हमारे लिनक्स में मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये मेरा लिनक्स प्लेटफॉर्म है, सॉरी यूबुंटू का प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरा यूबुंटू काम करता है डेबियन पे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रेडिट RPM पैकेज आता है, डेबियन पैकेज आता है। तो ये मेरा जो वेब सर्वर है, इस पे अलग अलग वेब सर्वर्स में डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो मैं मोस्ट स्टेबल वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा जिसे हम nginx बोलते हैं। मैं टाइप करूंगा sudo apt हाइफन इंस्टॉल, सॉरी apt इंस्टॉल nginx। यस, वो nginx इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, nginx मेरा इंस्टॉल हो गया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं लिनक्स से मशीन पे चल रहा हूँ और मैं नेटवर्क सेटिंग्स में जा रहा हूँ, और मैं पोर्ट नंबर 80 सर्विस HTTP अलाउ कर दूंगा NSG में। इसका खुद का लाइनक्स का खुद का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है, मैं उसमें अलाउ कर देता हूँ पोर्ट नंबर 80, यानी सर्विस मेरा HTTP है, अलाउड है, एंड ऐड, दैट्स ऑल।
ये मेरा ऐड हो गया है, मैं पब्लिक आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पब्लिक आईडी कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यानी ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ये 5-7 मिनट लगेगा। फिर यहाँ पे मेरे पास एनजीएनएक्स का डिफॉल्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, ये एचटीटीपी पेज आ रहा है, आ गया एनजीएनएक्स का। ठीक है, यानी ये मेरा लिनक्स का मशीन है, वो एज अ वेब सर्वर डिप्लॉय हो चुका है, वो एज अ वेब सर्वर डिप्लॉय हो चुका है। तो हमने कल देखा था विंडोज सर्वर, विंडोज का मशीन कैसे डिप्लॉय करना है। आज देखा लिनक्स का मशीन कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे हम दोनों मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मशीन से, ये भी हमने देखा। कल हम क्या करेंगे, हम थोड़ा साइजिंग का के बारे में समझेंगे। जैसे हमने सीरीज के बारे में समझा है, वैसे साइजिंग के बारे में समझेंगे। उसके अलावा हम लिनक्स या लाइनक्स सर्वर को हम कैसे एसएसएच के थ्रू डिप्लॉय करके एक्सेस कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। उसके अलावा हम थोड़ा डिस्क मैनेजमेंट का पार्ट भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे ब्रेक देते हैं। ठीक है, तो कल हम सबसे पहले क्या करेंगे, कल हम आपका अकाउंट एक्टिवेट करेंगे अजूर का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल आपको, फर्स्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।